हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जेई मेन के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है 1 सितंबर टू 6 सितंबर की टेंटेटिव डेट आई है। तो अब आपके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अब हमारी प्रिपरेशन को हम किस तरह से आगे प्रोसीड करवाएं। कि अभी तक तो हमारी जो प्रिपरेशन थी वो इस तरह से थी कि 10-15 दिन बाद में एग्ज़ाम होने वाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन कर रखी थी। बट अब हमें 45 डेज़ के लगभग एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, तो इस एक्स्ट्रा टाइम को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो देखो, अभी इस वीडियो में मैथ्स वाला जो पार्ट है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो भी आपके जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को हम किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो, एक कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कॉमन फंडा नहीं है कि एक ऐसी बात आपको बता दी जाए जो सारे स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल है। इसलिए हमने क्या किया है, हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया और हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करने जा रहे हैं। कैटेगरी फर्स्ट स्टूडेंट, कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड, 3 कैटेगरी में हमने टोटल स्टूडेंट्स को डिवाइड करके कि कैटेगरी फर्स्ट वालों को क्या करना है, कैटेगरी सेकंड वालों को क्या करना है, कैटेगरी थर्ड वालों को क्या करना है। पहले हम कैटेगरी 1 को देखेंगे। कैटेगरी 1 में हम ये देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 में आ रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। फिर हम कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे, कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स में कौन कौन स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को अपने प्रिपरेशन को आगे किस तरह से बढ़ाना है। देन हम कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स के कैटेगरी 3 में कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनको अपने प्रिपरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स में पहले कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स में बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो जुलाई मिड में जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो अपने फुल एफर्ट्स के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ देने की सोच रहे थे। तो अब उन स्टूडेंट्स के पास जो 45 डेज है उसमें वो क्या करें। मतलब बेसिकली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी वाले अटेम्प्ट में भी काफ़ी अच्छा परसेंटाइल लाए हैं, 98.5 99 से ज़्यादा परसेंटाइल लाए हैं और इस एग्ज़ाम में भी वो काफ़ी अच्छा स्कोर करने की सोच रहे थे। तो उन स्टूडेंट्स को करना क्या है, देखो उन स्टूडेंट्स के भी कुछ पार्ट, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चैप्टर्स थोड़े वीक रह गए हैं। उन्होंने कुछ चैप्टर्स थोड़ा सा छोड़ दिया होगा, मतलब बेसिकली उन्होंने पूरा चैप्टर नहीं छोड़ा होगा, उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए होंगे। तो अब टाइम है कि अगर कुछ ऐसा उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ रखा है तो उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें। जैसे कई स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि जैसे भाई उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में रोटेशन वाला पार्ट छोड़ दिया हो, या जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्होंने जे एडवांस्ड बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दिया हो, या जैसे कॉनिक सेक्शन में उन्होंने जे एडवांस्ड बेस्ड चीज़ों को छोड़ दिया हो। तो उन स्टूडेंट्स के पास अभी 45 डेज हैं, वो इस तरह से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें कि उनको जे एडवांस की प्रिपरेशन भी अभी करनी है। बेसिकली अगर कोई कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने जिन चैप्टर्स में छोड़ रखे हैं, जो उन्होंने सोचा था यार जेई मेन और जे एडवांस के बीच में कर लेंगे, तब आपके पास जो डेट आई है उसमें जेई मेन और जे एडवांस के बीच में 20 डेज ही हैं और उन 20 डेज में आप सफिशिएंटली रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जे एडवांस्ड वाले जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने कई चैप्टर्स में छोड़ रखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आप अभी रिवाइज करें। पहले थ्योरी रिवाइज करें और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अगर आपने उनकी प्रिपरेशन अभी नहीं कर रखी है तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आप अच्छे से रिवाइज करें। आप देखिए आपकी जो प्रिपरेशन होती है उस आप जो टेस्ट देते हो उस टेस्ट में आपकी कई बार स्पीड स्लो होती है। स्पीड स्लो होने का जस्ट जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि हमें कई फॉर्मूले, कई रिजल्ट्स याद नहीं रहते हैं। जैसे कई रिजल्ट्स होते हैं, जैसे वॉलिस थ्योरम हो गया, कई इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स हो गए, कई एरिया अंडर कर्व के रिजल्ट्स हो गए, वो रिजल्ट्स हम वहाँ एग्ज़ाम में डिराइव करने बैठते हैं। तो अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम उन रिजल्ट्स को, उन फॉर्मूले को, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से याद करें, लिख कर याद करें कि एग्ज़ाम में हमें कोई फॉर्मूला डिराइव करने की ज़रूरत ना हो। आपको क्लास नोट्स में, क्लास में पढ़ाते वक्त बता रखा है कि कौन कौन से फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए और कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप डिराइव भी कर सकते हो। तो जिनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिनको आप डिराइव कर सकते हो, उनको एक बार के लिए आप छोड़ दें। बट जो फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको याद रखने से बेनिफिट है, काफ़ी जगह काम आते हैं, उन फॉर्मूलों, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अब आप याद रख लें। तो एक बार जब हम थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से कर लेंगे, अगर थ्योरी में अगर हमारा कुछ पार्ट पेंडिंग है तो उसको हम एक बार अच्छे से कर लेंगे, फिर हमारा जो फोकस है वो टेस्ट अटेम्प्ट करने पे ही होगा। मतलब बेसिकली अब हमारे पास पार्ट टेस्ट देने का बिल्कुल भी
कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम अगर टेस्ट देंगे तो हमारे मोस्ट ऑफ द टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होने चाहिए। पार्ट टेस्ट, हाँ, अगर आपको कोई चैप्टर एकदम ही वीक लग रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि यार कोई चैप्टर मेरे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस चैप्टर के आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस या उसका कोई टेस्ट आपके पास अवेलेबल हो तो वो टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा पार्ट टेस्ट देने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप फुल सिलेबस टेस्ट दें, जितने आप टेस्ट दे सकते हो टेस्ट दें, फिर उसके बाद उस टेस्ट को एनालाइज करें कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और स्कोर किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है, उसके बारे में आप सोचें, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें और फिर उसमें जो भी आपको चीज़ें समझ में आती है उनको आप समझें, उसके बाद उन्हें अप्लाई करें, फिर नेक्स्ट टेस्ट दें। ये प्रोसेस रेगुलरली आप अप्लाई करते जाएं। मतलब केवल टेस्ट देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको टेस्ट के साथ उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना जरूरी है। जैसे आपको क्लास में बता रखा है, पहले भी कई बार बताया है कि टेस्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं। आपका फोकस बेसिकली दो चीज़ों पे होना चाहिए एनालिसिस में। एक तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किस तरह से इंक्रीज किए जाएं और एक एक्यूरेसी किस तरह से इंप्रूव की जाए। तो पहला फोकस एक्यूरेसी इंप्रूव करने पे होना चाहिए, और एक बार एक्यूरेसी हमारी 85-90% की रेंज में आ जाती है तो फिर उसके बाद में हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंप्रूव करने की सोचेंगे। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को किस तरह से इंप्रूव किया जाता है, एक्यूरेसी किस तरह से इंप्रूव की जाती है, वो आप हर स्टूडेंट के अलग अलग मिस्टेक्स होती है, तो आप वो एनालाइज करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। कई स्टूडेंट्स को ऐसे फील होगा कि हमें चीज़ें याद नहीं है इसलिए हमने टाइम ज़्यादा लगाया, इस कारण हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए। या फिर कई स्टूडेंट्स को ऐसे लगा यार याद नहीं था इसलिए हमने तुक्का मारा इसलिए हमारे गलत हो गए। वो बेसिकली क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पेपर टू पेपर जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, वो आपको तब जाके वो आप एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपको बेसिकली जो अगला स्टेप है वो यही है कि आपको काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फुल सिलेबस टेस्ट देने। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपका मेजर फोकस उसी पे होना चाहिए जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, ठीक है। तो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स को क्या करना है, कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स को जो कंप्लीट जो अपना फोकस है, एक तो अगर थ्योरी में उसे कोई पार्ट नहीं आ रहा तो उस पार्ट को कर लें। कुछ कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपने जो जे एडवांस्ड के लिए छोड़ रखे थे उन कॉन्सेप्ट्स को आप अभी कवर करें, और फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और फिर फुल सिलेबस टेस्ट दें। तो इस तरह से आप अगले 45 डेज में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आता है कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स। कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी छोड़ रखी है। उनको मतलब बेसिकली अगर जैसे 15 to 20 डेज और मिल जाए तो उनकी प्रिपरेशन परफेक्ट हो सकती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये एक्सटेंशन हुआ है एग्ज़ाम का, जो आगे ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही जो कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को होने वाला है। कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स को बेसिकली सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वीक टॉपिक्स ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, फिर आप उनका रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन करने में क्या है, रिवीजन करने में बेसिकली कई जैसे माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन माइक्रो कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो अभी तक तो स्टूडेंट ने ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर कर रखा था क्योंकि उसके पास टाइम अवेलेबल नहीं था। बट अब 45 डेज है तो वो कुछ टाइम उन चैप्टर्स को दे सकता है। तो जो भी आपका चैप्टर, कोई भी सेक्शन आपका वीक है और आपके पास अगर रिवीजन करने का आपको तरीका नहीं पता है तो आप माइक्रो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको उस चैप्टर स्पेसिफिक लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाए, उसके वीडियो सॉल्यूशंस के सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाए, तो आप उसकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। बेसिकली अब आपके पास टाइम इतना अवेलेबल है जिससे आप हर सब्जेक्ट में 4-5 जो आपके एकदम ही वीक चैप्टर्स है उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे पर 4-5 चैप्टर्स को आप अभी 0 से लेकर आप परफेक्ट बना सकते हो। हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट में 4 to 5 चैप्टर्स आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो 4 to 5 चैप्टर्स आपके वीक हैं तब भी आप कैटेगरी 2 में हो तो आप उन चैप्टर्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा जैसे
कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। तो वो क्या करेंगे, वो नए सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हो तो आपको नए सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मटेरियल दे रखा है, जो आपने अटेम्प्ट कर रखा, आप उसी को ही दोबारा अटेम्प्ट करें, क्योंकि एट द एंड जेई मेन में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वही रिपीटेटिव पैटर्न होता है। तो आप जो क्वेश्चंस आपने जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखे हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हीं को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। जो अभी आपको ग्रुप 1, 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 बता रखे हैं उनको करें। आपके पास अगर टाइम अवेलेबल है तो आप जेई एडवांस के असाइनमेंट भी कर सकते हो, बट नया सोर्स आपको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसे सोचते हो कि 45 डेज है, मैं कोई बुक उठा के उसे सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूं, तो वो फिर एक ब्लंडर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको नए सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाना नहीं है, आपको केवल जो आपने कर रखा है उसी को ही रिपीट करना है। आप ये देखें कि जिस दिन आप जेई मेन के एग्जाम देके बाहर निकलोगे उस दिन आपको यही फील होगा कि आपको जो आ रहा था उसी में ही आप मिस्टेक करके आए हो। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी अच्छे से रिवाइज नहीं किया। थ्योरी रिवाइज नहीं करने का क्या कारण हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने की ट्राई करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइडेड है आप उस मटेरियल को ही करें, उसी मटेरियल को बार बार करें। इसके अलावा आपको ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आप कुछ माइक्रो कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको किसी चैप्टर में बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं पता चल रही है कि किस तरह से स्टार्ट करना है वगैरह। आपका अगर चैप्टर एकदम वीक है तो उस वीक चैप्टर को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स। कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th में हैं और जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम सभी जस्ट फिनिश किए हैं और उन्होंने दिमाग में ऐसे बिठा रखा था कि अब तो रिपीट ही करना है, ड्रॉप ही लेना है। तो उन स्टूडेंट्स के पास अभी एक टाइम, एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत हाई स्कोर कर लोगे 99.9 परसेंटाइल, पर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो जिससे आप इसी साल कोई अच्छे एनआईटी वगैरह में एडमिशन लो। फिर उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है या फिर ड्रॉप करना है। आप फिर जेई मेन के बाद जेई एडवांस्ड में भी 20 डेज हैं, तो वहाँ आप एक एफर्ट मार सकते हो। तो आई वुड एडवाइस कि इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये मानते हुए कि इसी साल जेई 2020 के थ्रू ही आपको कॉलेज लेना है। तो उनको करना क्या है, तो ऐसे स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। उन्होंने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं थोड़े बहुत, बट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रखे। कैटेगरी 1 वालों के पास तो 5% वीक टॉपिक्स होते हैं। कैटेगरी 2 वालों के पास लगभग 15% वीक टॉपिक्स होते हैं। यहाँ कैटेगरी 3 वालों के पास तो 60-70% वीक टॉपिक्स होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को करना क्या है, तो देखो मैं ये मान रहा हूँ कि कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स ने जब पूरे साल जब क्लासेस लग रही थी तब इन्होंने क्लासेस में तो थोड़ा ध्यान दिया था, बट टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं किया था, होमवर्क टाइम नहीं किया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, वो कोई क्रैश कोर्स अगर अवेलेबल हो तो आप वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हल्का फुल्का बेसिकली आपको थोड़ा बहुत तो चैप्टर का आइडिया रहता है। तो आप उन चैप्टर्स को, जो भी चैप्टर है उसमें काम की चीज़ आप पढ़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें काम की है, तो वो काम की चीज़ पढ़ लीजिए। कोई क्रैश कोर्स होगा वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि आपको कब क्या क्या पढ़ना है। तो आपको ट्राई करना है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, पूरा सिलेबस पे फोकस करने के बजाय इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे आप फोकस करें। देखो माइक्रो कोर्सेज और क्रैश कोर्स में थोड़ा डिफरेंस है। माइक्रो कोर्सेज क्या है, वो एक सेक्शन का है, जबकि क्रैश कोर्स में पूरा मटेरियल आता है। तो पूरे मटेरियल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। जैसे अलजेब्रा में 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैलकुलस में 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करें। पूरा मटेरियल करने के बजाय आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करें। पिछले साल के जो जेई के पेपर्स है, देखो पुराने जेई जेई 2015, 2010 वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो 3 लास्ट अटेम्प्ट हुए हैं जनवरी 2019
अप्रैल 2019, जनवरी 2020, इन 3 अटेम्प्ट्स में ही आपको लगभग 8+8+6 22 पेपर्स मिल गए हैं। तो आप 22 पेपर्स को ही अच्छे से अगर कर लोगे तो भी बहुत सारे चांस है कि लगभग पेपर उसी का ही सिमिलर पैटर्न पे ही आएगा। वैसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनमें पूछे गए हैं वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पूछे जाएंगे, बस डेटा वगैरह थोड़ी सिचुएशन थोड़ी चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। तो जो पिछले 3 अटेम्प्ट हुए जनवरी 2019, अप्रैल 2019 और जनवरी 2020 के अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो फोकस है थ्योरी पढ़ लें और ये जो पिछले 3 अटेम्प्ट्स हैं इनके क्वेश्चंस कर लो तो आपका सिग्निफिकेंट रिवीजन हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर वाइज अगर जाएं, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस पे जाएं तो जो फंक्शन है, फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट फंक्शन का यूज हर जगह आ जाता है। जैसे डोमेन रेंज, हर जगह आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, कोई भी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करनी हो तो हर जगह हम सबसे पहले डोमेन चेक करते हैं। तो फंक्शन का एप्लीकेशन होता है बाकी चैप्टर्स में। तो फंक्शन से अगर जैसे मान लो आपका फंक्शन चैप्टर वीक है तो आपको फंक्शन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बट फंक्शन की थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन दे रखा है उसके डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज निकालने के क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, फिर आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है, ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर 1-1 मैनी 1 ऑन टू इनटू। फंक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर डायरेक्ट फंक्शन में मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो अगर मेरे को एक कॉन्सेप्ट उठाना है तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें 1-1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन एंड ऑन टू इनटू फंक्शन का क्लासिफिकेशन ये आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो पीरियोडिक फंक्शन है उसकी थ्योरी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, वो थ्योरी पार्ट। मतलब फंक्शन का जो रोल है वो बेसिकली एप्लीकेशन का रोल है। तो फंक्शन में आपको ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्योरी देख लें और जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। फिर नेक्स्ट जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में आईटीएफ आता है। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन होता है, ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं होता है। हाँ, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर द टाइमिंग आप इग्नोर कर सकते हो। आप जेईई मेन के लिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है वो आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी अगर आप सिंप्लीफिकेशन हटा देते हो तो उसके बाद में आईटीएफ बहुत सिंपल बच जाता है। लिमिट से आपने क्लास नोट्स में तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रखे हैं बट उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस जेईई मेन में नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप लिमिट्स में लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो, पर वो लॉपिटल तो आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, बट अब आपको आता है तो आप लिमिट्स के क्वेश्चंस को लॉपिटल के थ्रू भी जा सकते हो। बट इशू ये है कि जो क्वेश्चंस जिसमें मॉडुलस, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है वहाँ लॉपिटल अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ फिर आपको लिमिट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़रूरी है। तो आपको अगर वो पार्ट वीक है तो आप उस जैसे क्वेश्चंस उठाएं, उनको समझें कि क्या है, क्योंकि वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप आराम से समझ सकते हो। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट आप एक चीज़ देखना, जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, उनके कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं पिछले 3 अटेम्प्ट्स में, तो वो आप थोड़ा सा उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की आप थ्योरी पढ़ें और जो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपकी जेईई मेन के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में एक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है, वो काम का होता है। इसके अलावा बाकी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वैसे ही बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, उस पर आपको वैसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं, बट इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जेईई मेन में कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो आप मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की थ्योरी पढ़ें एंड देन उसके बाद में जो लास्ट 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चंस आए, बेसिकली इन सभी में ही ये है, सारे चैप्टर्स का ये सेम ही तरीका है। आप थ्योरी पढ़ें, लास्ट के 3 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस कर लें, लगभग आपकी तैयारी जेईई मेन के हिसाब से अच्छी हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 चैप्टर्स है, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जेईई एडवांस में तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट जेईई मेन में बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास नोट्स से इफेक्ट होकर कि क्लास नोट्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, शीट वगैरह में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। बाकी जेईई मेन के लिए ये काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है।
इनफैक्ट जेई मेन में लगभग चैप्टर से इजी क्वेश्चन से आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो जेई एडवांस्ड के हिसाब से बायस्ड ना होकर आप जेई मेन के हिसाब से फोकस करें। ऐसे इंटीग्रल कैलकुलस है, कई स्टूडेंट्स क्या है कि कैलकुलस बहुत लंबा चलता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर का होगा तो छोड़ ही देते हैं, तो ऐसा ना करें। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर होता है, आप हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ें अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो, और फिर लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपका इस चैप्टर में प्रिपरेशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग होता है जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के हिसाब से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 3 चैप्टर है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसमें जेई एडवांस में डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट जेई मेन में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फाइंड एवरीथिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टेंजेंट और नॉर्मल वाला पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वो जाते नहीं है। तो अब वहां से बायस्ड ना होकर कॉनिक सेक्शन की जो 3 चैप्टर्स इनको भी पढ़ें। अलजेब्रा ऐसे दिखने में बहुत छोटा सेक्शन लगता है, बट अलजेब्रा का जो वेटेज होता है वो कैलकुलस के लगभग बराबर सा ही है पिछले 3 अटेम्प्ट्स में। तो जो अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं वो इजी भी होते हैं एज कंपेयर टू कैलकुलस, बस कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको जहाँ डिफिकल्टी फील हो आप छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोकेशन ऑफ रूट में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो वो आप स्किप कर सकते हो। सीक्वेंस प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस प्रोग्रेशंस का वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आप छोड़ सकते हो। ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम तो पूरा इजी चैप्टर होता है। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस भी इजी चैप्टर होता है। प्रोबेबिलिटी में जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है जैसे एक्सटेंडेड बेस थ्योरम हो गया या फिर प्रोबेबिलिटी फॉर ट्री डायग्राम हो गया, वो सब पार्ट आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो जेईई मेन के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रोटेशन वाला पार्ट है, वो अगर आपकी सब्जेक्ट वीक है तो आप रोटेशन वाले जो क्वेश्चंस उनको आप छोड़ सकते हो। समेशन ऑफ सीरीज वाला जो पार्ट है उसको एक बार के लिए छोड़ सकते हो अगर आपकी सब्जेक्ट वीक है तो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं की है और आपके पास टाइम है तो आप ट्रिग्नोमेट्री अभी कर सकते हो। बाकी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेक्टर 3D काफी स्कोरिंग टॉपिक है। कमिंग टू जेईई मेन टॉपिक्स, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जनता छोड़ देती है। देखो बहुत सिंपल से चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड सेट्स एंड रिलेशंस। इन चैप्टर्स को आपने अगर छोड़ रखा है तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि बाकी कुछ भी पढ़ने से पहले आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इन 4 चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में आते हैं, तो आप समझ सकते हो 25 में से 2 क्वेश्चन आने का मतलब ये हो गया कि लगभग 8-9% वेटेज हो गया इन्हीं का। और जबकि थ्योरी वाइज देखोगे तो आप बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है तो आप मीन, अर्थमेटिक मीन पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पढ़ लीजिए। मैथमेटिकल रीजनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्रुथ टेबल बनाना सीख लीजिए, वहां से क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस तो 15 मिनट का टॉपिक है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लीजिए और एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट, ये 3 चीजें आती है और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में कई क्वेश्चंस में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यूज हो जाता है तो इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बहुत ज़्यादा हैवी यूज नहीं होता, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यूज होता है। तो उसको आप थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ के फिर हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस करोगे तो क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स अलग टॉपिक है, रिलेशन अलग टॉपिक है। रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन आप पढ़ लीजिए, उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए आपको कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो होगी क्लास नोट्स वगैरह देखें। अगर आपके पास क्लास नोट्स वगैरह नहीं है, आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो वीडियो लेक्चर्स देखें, फिर क्वेश्चंस ट्राई करें उसके बाद में, और फिर अगर कोई उसमें कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन दूर करें। कॉन्सेप्ट पढ़ने के जस्ट बाद वैसे क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि पहले तो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स देख लिए, कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स देख लिए, फिर कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स। फिर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन सी चीज़ें काम की है, हल्का फुल्का आपको आइडिया दिया है। अब देखो इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो सभी स्टूडेंट्स को करनी है। एक तो ये कि अगर आपने किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं,
सेकंड ये है कि कई स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा है कि यार सेम ही चीज को दोबारा करूं तो थोड़ा सा बोरिंग काम हो जाता है, बट आपको ये काम करना पड़ेगा। आप समझें कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये जो भी पेंडेमिक है, इसका इफेक्ट ये थोड़े दिनों बाद में इतना इफेक्ट रहेगा नहीं। आपकी लाइफ बहुत लंबी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपके लिए कितना ही बोरिंग काम हो जाए। आपको हर दिन 12 to 15 आवर्स की स्टडी देनी पड़ेगी विदाउट एनी स्ट्रेस। आपसे जितना हो रहा है उतना आप करें। आपने अगर पूरा कर रखा है तो दोबारा क्वेश्चंस करें, बट टाइम वेस्ट ना करें। आपको स्ट्रेस में आने की भी जरूरत नहीं है कि एग्जाम आगे पोस्टपोन होगी नहीं होगी, एग्जाम कुछ भी हो सकता है, बट आपको अभी फॉर द टाइमिंग इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि 1 to 6 सितंबर वाली जो विंडो है उसमें जेईई मेन के एग्जाम होगी एंड 27 सितंबर को जेईई एडवांस के एग्जाम होगी। तो थोड़ा सा हम आलस में ना आकर इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आफ्टर 10 डेज ही हमारी एग्जाम है। आपका जो सिंसियरिटी लेवल है इतना होना चाहिए कि आपको हर दिन 12 to 15 आवर्स विदाउट एनी स्ट्रेस पढ़ना है। आप ये देखें कि ये जो टाइम है, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। कई स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो कैटेगरी 3 में अभी बिलोंग कर रहे हैं तो 45 डेज के एफर्ट्स लगाए कैटेगरी 2 में जाएं। कई स्टूडेंट्स अगर कैटेगरी 2 में अगर हैं तो आफ्टर 45 डेज, मतलब जब हम जेईई मेन के एग्जाम दे रहे हो तो हमें इस तरह से फील होनी चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन फुल हो चुकी है। तो इस तरह से आप टाइम को यूटिलाइज करें कि आफ्टर 10 डेज ही आपके एग्जाम है। सिंसियरिटी लेवल आपका हाईएस्ट होना चाहिए। ये जो टाइम है आपकी लाइफ में बहुत मैटर करेगा। एग्जाम जब भी हो ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें, आप मोटिवेट करें। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ट्रैक से हट जाता है, कई बार उसे थोड़ा सा आलस आ जाता है, व्हाट एवर द रीजन इज। आप पेरेंट्स से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो एक तो अपने बच्चे की थोड़ी पढ़ाई मॉनिटर करते हुए कि अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो उसका रीजन आइडेंटिफाई करें, बिना स्ट्रेस डाले, बिना डांटे। और अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो उसकी जिसके कारण पढ़ाई करें तो आप प्रॉब्लम सोल्व करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आपका अभी इस टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपका बच्चा बिना किसी स्ट्रेस के एक सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स वो हर दिन पढ़ाई करे। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है हमें, क्योंकि आपको पता है कि आप स्ट्रेस लोगे तो जो आउटपुट आएगा वो आपका और कम आएगा। आप फ्री माइंड से आपसे जितना हो उतना करें। ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम में अच्छा करें। आपकी प्रिपरेशन जो है वो फुल प्रूफ करने की ट्राई करें।